नंबर 11 है रॉड इज पिवेटेड एट पॉइंट ओ। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट ओ यानी ये पिवट है आपका। अ फोर्स एफ इज अप्लाइड टू द रॉड एट पॉइंट डब्ल्यू। तो ये आपके पास फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं और दिस पॉइंट इज डब्ल्यू। ठीक है, एज शोन व्हाट इज द मोमेंट ऑफ द फोर्स एफ अबाउट पॉइंट ओ। तो बेटा आप सबको पता होगा कि मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स एफ मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। तो फोर्स का जो डिस्टेंस के साथ रिलेशनशिप है वो परपेंडिकुलर रिलेशनशिप है। और ये अगर आपके पास पिवट है तो अगर मैं इस लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करूँ, फोर्स की लाइन को पीछे की तरफ बैक ट्रैक करूँ, तो आपके पास जो परपेंडिकुलर रिलेशनशिप बिटवीन द पिवट बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट एंड द फोर्स इज दिस। ठीक है, ये आपके पास परपेंडिकुलर रिलेशनशिप। तो ये आपके पास फोर्स ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे पास। एफ मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ओ एक्स, ओ ये रहा, एक्स ये रहा। तो फोर्स और डिस्टेंस में जो रिलेशनशिप है वो ये कोई थीटा का एंगल है, 90 डिग्री ये नहीं है। एफ मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ओ वाई, तो ये आपके पास फोर्स आ गई, ये फोर्स फैक्टर आ गया और ये इसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। तो यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ और आगे चलते हैं। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ वेट 10 न्यूटन, यार ये तो पुराना सवाल है, इज फ्रीली हिंज्ड टू अ वॉल एट एक्स। ठीक है, अच्छा, इट इज हेल्ड हॉरिजॉन्टल बाय अ फोर्स एफ, एक फोर्स एफ लग रही है, एक्टिंग फ्रॉम वाई, दिस इज पॉइंट वाई, एट एन एंगल 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का एंगल है टू द हॉरिजॉन्टल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ। तो मेरा बेटा हमारे पास फोर्स जो ये आपके पास फोर्स वेक्टर है इसके कंपोनेंट्स ब्रेक होंगे। आपके पास एक कंपोनेंट हो जाएगा ये वाला एफ कॉस 30 डिग्री और एक कंपोनेंट आपके पास यहाँ बन जाएगा एफ साइन 30 डिग्री। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे बनाऊँ या यहाँ पे बनाऊँ कोई इशू तो नहीं है क्योंकि परपेंडिकुलर पैरेललोग्राम मैं दोबारा कंप्लीट कर सकता हूँ। तो एक हम कंपोनेंट बना लेते हैं कि ये आपके पास फोर्स आ गई और ये क्या है, एफ साइन ऑफ 30 डिग्री। इस फोर्स की वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा बेटा वो आपके पास ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट प्रोड्यूस होगा। अच्छा, अब आपके पास क्लॉकवाइज मोमेंट, हमारे पास वेट ऑफ द रॉड 10 न्यूटन्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो वेट है ये आपके पास मोमेंट प्रोड्यूस करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पिवट वो आपके पास ये है। वेट चूंकि आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड है जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो इस रॉड का वेट इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करेगा। यानी अगर ये टोटल डिस्टेंस आपके पास लेंथ एल है रॉड की, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L/2 और यहाँ से यहाँ तक रिमेनिंग डिस्टेंस L/2 आपके पास होगा। ठीक है, या अगर आप इसको यूं कह लें कि ये रॉड की टोटल लेंथ आपके पास लेट से 2L थी, ये रॉड की टोटल लेंथ आपके पास 2L थी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इतना हिस्सा रॉड का वेट से लेके पिवट तक का डिस्टेंस L हो जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास L हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम इक्वेशन बना लेते हैं। आपके पास अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम में है तो आपके पास क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो आपके पास 10 multiply by L is equals to F sin 30 डिग्री multiply by 2L। ये बेटा 2L कहाँ से आया, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट आपके पास ये है। ठीक है, तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे, मुझे इसका आंसर याद है, ये 10 न्यूटन इसका आंसर था। इसको कैलकुलेटर पे चेक कर लेना, फिर भी इसका आंसर मोस्ट लाइकली 10 न्यूटन ही था। ये कई दफ़ा रिपीट हुआ है। नाउ two solid cubes x and y are made of material of the same density। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास दो क्यूब्स हैं x और y और दोनों की डेंसिटी सेम है। क्यूब x हैज़ ट्वाइस द मास ऑफ क्यूब y। अच्छा, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। क्यूब x का मास ट्वाइस है क्यूब y से। उसके बाद वो आपसे क्या कह रहा है, क्यूब x हैज साइड्स ऑफ लेंथ x। अच्छा, क्यूब x हैज साइड्स ऑफ लेंथ x और आपके पास क्यूब y की जो साइड्स हैं ऑफ लेंथ y है। यानी बेटा यहां पर ये आपसे कहना ये चाह रहा है कि जो ये क्यूब था, ये आपके पास जो क्यूब था इसकी कोई भी साइड जो है वो x है। ठीक है, और अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना चाहूँ तो मेरे पास x क्यूब बन जाएगा।
अच्छा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्स अपॉन वाई? ठीक है, हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला है, डेंसिटी बराबर है मास अपॉन वॉल्यूम के। अगर मैं मास को सब्जेक्ट बना लूँ तो मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम के। ठीक है, चूंकि हमारे पास डेंसिटी उसने कांस्टेंट दे दी है, ठीक है, सेम है दोनों मटेरियल्स की, तो मैं यहाँ से रिलेशनशिप ये बना सकता हूँ कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक्स, ये वॉल्यूम निकालना है मुझे क्यूब एक्स का, तो मेरा बेटा क्यूब एक्स का वॉल्यूम आपके पास, मैं वॉल्यूम सफिक्स एक्स लिख देता हूँ, क्यूब एक्स का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब के, और वॉल्यूम अगर मैं क्यूब वाई का निकालना चाहूँ तो मेरे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूब वाई का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा वाई क्यूब के। ठीक है, एक चीज़ तो हमारे पास ये आ गई। दूसरी चीज़, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यहाँ से हम इस पॉइंट पर आते हैं जो क्वेश्चन में गिवन था, क्यूब एक्स हैज ट्वाइस द मास। अगर क्यूब एक्स द मास ट्वाइस है तो मेरा बेटा क्या मैं कह सकता हूँ कि क्यूब एक्स का वॉल्यूम भी ट्वाइस हो जाएगा? ठीक है, रीज़न क्या है, मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर मास डबल हुआ तो वॉल्यूम भी उसका डबल होगा। क्लियर है? तो यहाँ से इस रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए मैं लिख लेता हूँ कि आपके पास वॉल्यूम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वाई। रीज़न क्या है, मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और मास उसने इन्फॉर्मेशन क्या दी थी, क्यूब एक्स का मास ट्वाइस है क्यूब वाई के। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एक्स हमने अभी निकाला है, वॉल्यूम ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स क्यूब के, तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एक्स की जगह एक्स क्यूब पुट कर देता हूँ। एक्स क्यूब बराबर है आपके पास ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम वाई, और वॉल्यूम वाई हमारे पास किसके बराबर था, वाई वाई क्यूब के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम की जगह वाई क्यूब पुट कर देता हूँ। हमें निकालना क्या है सवाल में, एक्स अपॉन वाई। तो x अपॉन वाई, तो मेरा बेटा अगर मैं टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड्स करके इसको निकालूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, √2। ठीक है, और ये √2 कौन सा होगा, स्क्वायर रूट 2 नहीं, क्यूब रूट ऑफ 2। ठीक है, क्योंकि मेरे पास x के ऊपर भी क्यूब था, y के ऊपर भी क्यूब था, तो मैंने क्यूब रूट लिया, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा a 1.26। Now beta, question number 14. A U-shaped glass tube contains liquid of density 2000 kg per cubic meter as shown. ठीक है, हमारे पास एक यू शेप ट्यूब दी हुई है और इसमें जो आपके पास लिक्विड है उसकी डेंसिटी ये रही। What is the difference in pressure due to the liquid between levels P and Q? ठीक है, तो इस पॉइंट पर अगर आपके पास प्रेशर होगा वो प्रेशर एट पॉइंट Q होगा। ठीक है, और इस पॉइंट पर जो आपके पास प्रेशर होगा वो प्रेशर एट पॉइंट P होगा, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन P एंड Q। अगर मैं इसको मैथमेटिकली बेटा लिखूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, डिफरेंस इन प्रेशर इज प्रेशर एट पॉइंट P माइनस प्रेशर एट पॉइंट Q। प्रेशर एट पॉइंट P, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है मेरा बेटा, रॉ जी एच पी माइनस रॉ जी एच क्यू। अब मेरा बेटा मैं अगर रॉ और जी कॉमन ले लूँ तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगा एच पी माइनस एच क्यू। अब हाइट ऑफ पी आपके पास कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए, तो 10 सेंटीमीटर मेरे पास बराबर हो गया 0.1 मीटर के, और 6 सेंटीमीटर मेरे पास हो गया 0.06 मीटर के। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को प्लग इन कर देते हैं, एच पी की जगह मैं आपके पास क्या लिख देता हूँ, बल्कि डेंसिटी पूरी वैल्यूज़ ही प्लग इन कर देते हैं। डेंसिटी कितनी दी हुई है 2000, तो यहाँ हम लिख देते हैं 2000। जी की वैल्यू कितनी दी हुई है 9.81, और आपके पास हाइट ऑफ पी कितना है 0.1 माइनस 0.06। जब आप इसको कैलकुलेटर में प्लग इन करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 784।
तो सही आंसर क्या हुआ 780, यानी ए इज़ द राइट आंसर। नाउ बेटा और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अ स्टीम टरबाइन इज यूज्ड टू ड्राइव अ जनरेटर। द इनपुट पावर टू द टरबाइन इज P1, नहीं PI लिखा हुआ है, एंड द आउटपुट पावर इज P0। द पावर लॉस इन द टरबाइन इज PL एज शोन। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन। यार ये तो बिल्कुल लो लेवल स्टैंडर्ड का सवाल दे दिया है। एफिशिएंसी का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो एफिशिएंसी बेटा आपके पास बराबर होती है आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। यहाँ पर आउटपुट पावर को उसने किस तरह से दिया है, P सफिक्स O, और इनपुट पावर को P सफिक्स I दिया हुआ है। तो ये कहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये आपको डी में नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, अ वेरिएबल फोर्स इज अप्लाइड टू इंश्योर दैट अ कांस्टेंट पावर इज सप्लाइड टू अ ट्रेन। ठीक है, पावर आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है, और फोर्स आप चेंज कर रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, विच ग्राफ बेस्ट शोज द वेरिएशन ऑफ फोर्स F अप्लाइड विद द वेलोसिटी। नाउ बेटा फोर्स, वेलोसिटी और पावर, ये तीन किस फॉर्मूले के अंदर आते हैं। हमारे पास इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है पावर बराबर है F टाइम्स V के, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ कि फोर्स को मैं वाई एक्सिस पे लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास नीचे जो ग्राफ है उसमें फोर्स वाई एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे मेरे पास क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू mx का रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। तो फोर्स बराबर है आपके पास पावर अपॉन वेलोसिटी। मेरा बेटा पावर आपके पास क्या है, कांस्टेंट, तो मैं ये फैक्टर मेरे पास हो गया कांस्टेंट। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आपके पास ए में नजर आ रहा है। ये भी बहुत आसान सवाल था। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, अ ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ये एक इन्फॉर्मेशन दे दी आपको कि बेटा रिलीज फ्रॉम रेस्ट मींस इनिशियल स्पीड आपके पास u इज इक्वल्स टू 0। नाउ और आगे चलते हैं, स्लाइड अ डिस्टेंस x, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूले के अंदर जो डिस्टेंस होता है इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, उसको यूजुअली हम s से रिप्रेजेंट करते हैं और वो किसके बराबर है, x के बराबर है। डाउन अ स्ट्रेट स्लोप, द स्लोप इज एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, ये हमारे पास थीटा दिया हुआ। द स्लोप इज फ्रिक्शनलेस, लो भाई और आसान कर दिया, कह रहा है एक तो फ्रिक्शनलेस है और दूसरा उसने क्या कह दिया, एयर रेजिस्टेंस आपके पास नेग्लिजिबल है, यानी कोई अपोजिंग फोर्स तो लग ही नहीं रही। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज g, ये और दे दिया। Which expression gives the final speed v of the block? तो हमारे पास फाइनल स्पीड हमें निकालनी है, ये निकालने के लिए कह रहा है। मेरा बेटा आपके पास जो इन्फॉर्मेशन इसने दी हुई है वो हमारे पास ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये मांग रहा है। अच्छा, एक और चीज़ आपके पास यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो ये डाउन द स्लोप है, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन अगर मैं निकालना चाहूँ तो देखो मेरा बेटा ये आपके पास वेट होगा जो आपके पास परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड आपके पास एक्ट कर रहा होगा। अब वेट के हमारे पास दो कंपोनेंट्स होंगे, एक वेट का परपेंडिकुलर टू द स्लोप, ये क्या हो गया आपके पास, इसको हम W इज इक्वल टू mg लिख लेते हैं और ये हो गया mg cos ऑफ थीटा, और एक आपके पास वेट का डाउन द स्लोप कंपोनेंट हो गया, ये क्या हो गया mg sin ऑफ थीटा। यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन मास m, और फोर्स आपके पास डाउन द स्लोप जो लग रही है वो लग रही है mg sin थीटा अपॉन m। यहाँ पर आप m को m से कैंसिल कर दें और आपके पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी g sin ऑफ थीटा। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब मेरा बेटा देखो एक्सेलरेशन है, फाइनल स्पीड निकालनी है, आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल दे दिया और इनिशियल स्पीड दे दी, तो आपके जहन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन आती है वो सिर्फ एक ही है इस डेटा के हिसाब से,
वो है 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2 एक्सेलरेशन की जगह आपने g साइन ऑफ थीटा रख दिया, डिस्टेंस की जगह आपने x रख दिया, v स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, v माइनस ये आपके पास हो गया 0। तो अब आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज मेंट बाय द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग। तो बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए जो हुक्स लॉ है हमारे पास F इज इक्वल्स टू के ई, और K आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, K को सब्जेक्ट बना लेते हैं फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन। अब फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पर यूनिट फोर्स नो, हाफ फोर्स टाइम एक्सटेंशन इलास्टिक पोटेंशियल, ये फोर्स टाइम एक्सटेंशन ये भी नहीं है, फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन, यस डी इज द राइट आंसर। A child holds a thin metal wire that is attached to a kite. The graph shows how the extension of the wire varies with its tension. आपको टेंशन और एक्सटेंशन का ग्राफ दे दिया है उसने, ठीक है। A gust of wind increases the tension from 100 to 150, ठीक है। हवा की वजह से आपके पास टेंशन की वैल्यू पहले 100 थी, अब इंक्रीज करके 150 हो गई। तो अगर 100 थी तो आपके पास जो एक्सटेंशन थी वो 0.3 थी, अब आपके पास 150 की वजह से एक्सटेंशन आपके पास हो गई है कितनी, 0.45। What is the change in elastic potential of the wire caused by the gust of wind? चेंज का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, कितना चेंज आया। पहले आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो थी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ इज इक्वल्स टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपके पास फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ में ये जो आपके पास एरिया है ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपको देता है। तो पहले आपके पास इतनी थी, फिर गस्ट ऑफ विंड की वजह से आपके पास फोर्स बढ़ गई, तो अब आपके पास जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई वो ये आपके पास ये भी आ गई। तो इंक्रीज बेटा कितना हुआ, सिर्फ इतना हिस्सा आपके पास इंक्रीमेंट आया है, यानी चेंज आया है, और इतने से हिस्से की आपने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। कितने से हिस्से की, ये वाले हिस्से की, ठीक है। ये चेंज है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना है 0.15 मिलीमीटर का। ये मेरे पास बेटा जो शेप बन रहा है वो बन रहा है ट्रेपीजियम का। तो ट्रेपीजियम का हम फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड है 100, दूसरी साइड है 150। कैसे, देखो ये साइड हो गई 100 और ये दूसरी साइड हो गई तुम्हारे पास 150 की, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हाइट कितनी है 5.15, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0.15 इंटू टाइम 10⁻³ मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.01875, यानी 18.7 मिली जूल्स। तो बेटा आंसर आपके पास आ गया B 19। Now 20. A microphone detects a sound wave. The microphone is connected to a CRO. The shape of the trace on the screen of the CRO is shown. Which property of the sound wave can be determined by using only the measurement of a horizontal distance? कह रहा है कि आप horizontal distance लें। horizontal distance क्या होगा, ये horizontal distance हो जाएगा। तो horizontal distance को हम इस तरह से represent करते हैं, ये horizontal distance। हम सिर्फ horizontal distance को use करें on the screen and the value of a control setting of the CRO. Horizontal distance तो आपके पास ही हो गया, और control setting बेसिकली वो आपको क्या हिंट दे रहा है कि horizontal के अंदर जो control setting होती है उसका नाम क्या होता है, उसे कहते हैं हम time based setting, ठीक है। तो मेरा बेटा आपके पास जो CRO पे जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें x एक्सिस के ऊपर आपके पास टाइम होता है, x एक्सिस के ऊपर हमेशा आपके पास टाइम होगा, और अगर आप ओ लेवल्स में था तो ओ लेवल्स में आपके पास यूजुअली यहाँ पे वोल्टेज होता था, ठीक है, लेकिन एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम होगा। तो आपके पास ये जो वेव है वो उससे आपको क्या पता चलेगा, ये इसका टाइम पीरियड कितना है, ठीक है। तो हम यहाँ से टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं
एक्स एक्सिस की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमने मेजर की और उसको टाइम बेस सेटिंग से मल्टीप्लाई कर दिया। टाइम बेस सेटिंग क्या होती है कि एक बॉक्स ऑन एक्स एक्सिस कितने के बराबर है, दैट इज कॉल्ड टाइम बेस सेटिंग। तो हम यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए में एम्पलीट्यूड नहीं, बी में फ्रीक्वेंसी यस, क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड बराबर होता है 1/f के, तो f बराबर हो जाएगा 1/t के, तो यस हम निकाल सकते हैं। सी देखते हैं, स्पीड नहीं निकाल सकते। डी वेवलेंथ नहीं, हमारे पास एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो सही आंसर हमारे पास क्या हुआ? बी। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो का सेकंड पार्ट हम खत्म करते हैं।